नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए हैं, जो जाने माने रणनीतिकार और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और सैन्य मामलों के विशेष विशेषज्ञ हैं, जो भारत और दुनिया के संदर्भों को अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं। आज मौजू है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सिनेरियो में भारत का दृष्टिकोण होना क्या चाहिए, क्योंकि एक तरफ चीन, रूस और भारत, और दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति भी है, और ऐसे में गुटनिरपेक्षता के आधार पर भारत अपने सैद्धांतिक आधारों पर किस तरह से आधारभूत सिद्धांतों को बनाते हुए आगे बढ़े और कैसे एक साथ रूस, चीन और अमेरिका को साधे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में 180 डिग्री का परिवर्तन हुआ, और ऐसे में भारत की ताकत का एहसास जो पूरी दुनिया कर रही है, उस दुनिया के एहसास में जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ये कहता है कि भारत अगर तेल न खरीदे तो रूस युद्ध नहीं लड़ सकता, तो ये है भारत की अहमियत। लेकिन ऐसे में एससीओ समिट में जिस तरीके से चीन और भारत और उसके साथ व्लादिमीर पुतिन अर्थात रूस एक साथ आए, कुछ स्थितियां बदल रही हैं, ट्रंप झल्ला रहे हैं, लेकिन क्या भारत को वो सब कुछ मिल गया जो भारत इस डिप्लोमेसी में, इस रणनीतिक स्थिति में चाहता है? आज प्रफुल्ल सर से हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, लेकिन हम बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट के अंदर इस बात को उनके नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हार्ट टॉक भारत पर। प्रफुल्ल सर, सवाल तो यही है कि आप ये सारा कुछ जो नजारा बदला सा दिख रहा है, क्या डिफाइन करेंगे सर आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, नज़ारा बदला है और बड़ी जल्दी बदल गया है। क्योंकि अभी हम तो वार्निंग दे रहे थे अपने सिटीजन्स को कि चाइना के खिलाफ उनकी चीज़ें मत खरीदो, ये इत्यादि इत्यादि, और सडनली अब हमारा रवैया बदल रहा है। और कहाँ हम अमेरिका के साथ में थे, अब अमेरिका से रवैया बदल रहा है। इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट और परमानेंट इंटरेस्ट देखे जाते हैं। आप देख लीजिए 71 में रशिया कहाँ था, अमेरिका कहाँ था, फिर अमेरिका हमारे पास आना शुरू हुआ, और फिर चाइना हमारे चुप रहा, हमारे खिलाफ हुआ। उससे पहले हमारे खिलाफ था, काफी खिलाफ भी गया, बीच में शांत हुआ, फिर अभी हमारे साथ फिर हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये हॉट एंड कोल्ड जो चल रहा है, इसमें हमको अब देखना है कि हम कौन सी स्ट्रीम ले, किस धारा के साथ बहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारा इंटरेस्ट प्राइम है, सबसे सर्वोपरि है। और इस समय जो भारत, चाइना और रशिया की जो मीटिंग हुई है SCO में, ये ब्रिक्स के देश है। एक बस ब्राजील और राइट, साउथ अफ्रीका की बात रह गई है, राइट। ये वही है। हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। और इसमें आप दिवाकर साहब, आपको मैं बता दूं, रशिया ने चाइना को बोल रखा है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आधिपत्य बने और तुम्हारी करेंसी का वैल्यू हो, इन्होंने ब्रिक्स करेंसी की बात सोची हुई है। चाहे अफवाहें उड़ी हैं, चाहे लोगों के मन में विचार आया है, पर अमेरिका की धारणा ये हो गई है कि मेरे खिलाफ बात हो रही है, और इसीलिए उनको बोला गया है अगर आप भारत के साथ बना के रखेंगे तो जॉइंट करेंसी होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अगर सही कह भारत रहे के हैं सर। साथ मनमुटाव रहे तो आप बिल्कुल, तो इस समय चाइना समझ गया है, पर कहां तक समझा है हमें ये नहीं पता। राइट। और दूसरी तरफ है, हम क्या दोबारा वो मिस्टेक दोहराए? देखिए 1948 में चाइना ने कुछ बोला था हमको, बाद में चुप रहा। 62 में आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ। अब उसमें आप चाइना की गलती करिए या हमारी गलती करिए, वो बताएंगे, पता चलेगा। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी नीतियां गलत हुई, हम इसमें घायल हुए, हमारा नुकसान हुआ।
चाइना ने उसके बाद में उचित कदम उठाए और हमारी एक छोटी सी गलती ये है कि इस पॉलिटिकल सारे एरिना में हम ये वर्ड्स बड़े यूज करते हैं, पीठ में छुरा भोंका, धोखा राइट, दिया। राइट, ये जो है ये किताबी बातें हैं, निबंध में अच्छी लगती हैं, राइट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं अच्छी लगती। हमारे को धोखा नहीं दिया, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल गए, हम चाणक्य नीति भूल गए। चाइना ने चाणक्य नीति बरकरार रखी, वो अपने देश के हित में करता रहा, हम सियासत करते रहे इमेज बनाने में, या हुँ, आप इमेज बनाइए या अपना देश का हित देखिए। राइट, तो हमारी गलतियों के कारण सब कुछ हुआ। अब हमको देखना है कि अब हम गलती ना करें, और चाइना और के साथ में अगर कुछ बात हो रही है तो उसको बड़ी तोल-तोल के बात करें। रशिया को भी ये बता दें कि हम सब कुछ करेंगे, पर आप देखिए कि हमको अपने हित में बात करनी है, क्योंकि चाइना अपने हित में बात कर रहा है, रशिया अपने हित में बात कर रहा है। वो चाहता हम उनके हित में बात करें। राइट, राइट, राइट। यूक्रेन को लेके कहीं-कहीं। तो इस सब को लेके अब आप दिवाकर जी बताइए कि सर, हम अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये सवाल इतना अहम है क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि इसमें दृष्टिकोण अपना होना चाहिए। कहीं न कहीं हमने रूस को ज़्यादा अ, एक तरह से उनका टेंशन रिलीज़ किया है। चाइना को हमने एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किया है जहाँ चाइना अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकता है। जबकि वास्तव में ये सब कुछ दिखाने की स्थिति में हम हैं। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ सर, और ये एनालिसिस मेरा अपना भी है। और इसलिए मैं इतना इत्तेफ़ाक रख रहा हूँ आपकी बात से कि वास्तव में अगर यहाँ हम भूल करेंगे तो ये हमारे विदेश नीति में एक बहुत बड़ा एक तरह से गैप पॉइंट माना जाएगा। बहुत बड़ी गलती तो नहीं मैं कह सकता, बट वो गैप पॉइंट है। बट सर, अब कुछ सवाल हम एक ले लेते हैं। अमेरिका में ट्रंप जिस तरीके से झल्ला रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये व्यवहार क्या आपको बहुत सहज लगता है, या वो भी एक स्ट्रेटेजी के तहत सब कुछ किया जा रहा है, टैरिफ वॉर के तहत? देखिए, वो साम दाम दंड भेद में विश्वास रखते हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, या साम में भजेंगे, या दाम में या भेद में कहीं ना कहीं फंसेंगे। पर उनको ये हैरानगी हो रही है, हम कहीं फंस नहीं रहे, हम किसी कोई उनकी चाल चलने नहीं दे रहे। वो उनको इस बात की चिंता है। देखिए, ट्रंप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेवियर कोई ऐसा बड़ा अजीब नहीं है। ये कई लीडर्स ऐसा बिहेव करते हैं दिखाने के लिए। इनके ये सब ड्रामेटाइज होते हैं, जो हाथ में यूं हिला के और यूं करके और पॉइंट करते हैं। ये इनके तरीके हैं, इनके कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। जी, जी। इनको हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा। हमको देना चाहिए कि क्या वो उन्होंने कहा है और हमारे हित में क्या है। सबसे पहली बात है दिवाकर साहब, मैं आपको सच बताऊं, हमने हमारी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, हमने कभी अपनी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, आप तो समझते हैं, पर मैं बिल्कुल, अपने दर्शकों दोस्तों को के सम लिए बता जी। दूं कि डॉक्ट्रिन तभी लिखी जाती है जब आप पूरा का पूरा भारत को क्या करना चाहिए इस स्थिति में आगे चलकर, जब स्थितियां चेंज हो, हमारे क्या अधिकार होंगे, क्या हमारी ताकतें होंगी, क्या हमारी कमजोरी होगी, उसको कैसे पूरा करें, किस तरीके से, वो हमारी पॉलिसी में आती हैं। डॉक्ट्रिनल पॉलिसीज होती हैं, उनके ऊपर पॉलिसीज लिखी जाती हैं। अब हमारे को देखना है कि हमारे हित में क्या है। देखिए, रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में एक आर्टिकल लिखा था, जी, जो जी। आपके पार्लियामेंट में पढ़ा गया था। उसमें लिखा था कि 1947 से लेके 1995 तक भारत की कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं थी। सही बात उनकी है। सारी नीतियां बिना डॉक्ट्रिन के हुई। उनके ना इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। मतलब यह है, 1962 में जब लड़ाई हुई, भारत को एयरफोर्स की जरूरत पड़ी, भारतीय सेना को, तो हमने अपनी भारतीय एयरफोर्स क्यों हटाई? क्योंकि हम कंफ्यूज थे। नहीं, शायद चाइना आके हमारे को बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ हर जगह बॉम्ब डाल देगा, हम धुल जाएंगे। ये किसी ने नेहरू जी को बता दिया। हुँ, हुँ, हुँ। अब उनका क्या, और जिसने बताया था, बताना था ऐसा, उसका कोई आगे का मकसद था, पर नेहरू जी बात में आ गए। अब जितने एयरफोर्स वाले लीडर वगैरह कमांडर जो बता भी रहे हैं, उनकी किसी की बात ना सुने, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 6 स्क्वाड्रन खड़े थे तेजपुर, छबुआ, हासीमारा जगह में, वहां से हटा के उनको पंजाब और दिल्ली भेज दिया। आपकी आर्मी को जब जरूरत पड़ रही है फाइटर एयरक्राफ्ट की, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की, उनके पास है नहीं। जहां हम 2.5 से 3 ब्रिगेड पीओडब्ल्यू बनाते चाइनीज के,
क्योंकि अगर हमारे एयरक्राफ्ट जाके उनके वो पुल तोड़ते, जहाँ से वो अंदर घुसे थे, सर्दियाँ आ रही थी, बर्फ गिरने वाली थी, वो वापस नहीं जा सकते थे। राइट। पर हमने सोचा नहीं और हमने उनको अपनी एयरफोर्स हटा दी। हमारी हार हुई, चाइना ने हमारे पे अधिकार जगह का कर लिया। अक्साई चिन 48,000 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास में है। 50,000 54,000 बनता है, जो पाकिस्तान का शक्सगाम वैली उनको दी जाए। तो आप बताइए, हम कहाँ रहे? क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन नहीं थी। नहीं थी, सही बात। जब ने ये लिखा, तब जल्दी में उन्होंने थकी हुई डॉक्ट्रिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की 1997 तक कुछ लिखी। ये हमारी कमजोरी थी। इस कमजोरी में हम फंस गए क्योंकि हमारे चिंता करने वालों ने, जो दिमागी हरकत करने वाले, उन्होंने इन बात को सोचा नहीं। हमारी सियासतें चलती रहती हैं, किस पार्टी को कैसे डाउन हम्म, करना हम्म, है, देना है, हिंदू, मुस्लिम और राजपूत, जाट, ये हमारी सारी जिंदगी इन्हीं पॉलिटिक्स में निकल जाती है। राइट बात। इसके आगे सोचते ही नहीं, तो आप फंसोगे ऐसे। तो ये बात हुई। अभी भी हमारे संभलने की बात आ गई है। तब तक अब ये रिजीम चेंज हुई, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इनको सब पता चलने लगा। अब इन्होंने जो कदम उठाए हैं, उस कदम के कारण ये सारा का सारा हंगामा हो रहा है, चाहे साउथ चाइना सी में, राइट। चाहे एससीओ में, चाहे चाइना की बौखलाहट, ये सारा उसका है, क्योंकि अब हम चौकन्ने हो गए। हम्म। हमने वो कदम शुरू कर दिए हैं। वो कदम जिसका कि हमको बहुत इंतजार था 35 साल 40 साल से, राइट। अब वो उठ रहे हैं। अभी भी हमको बहुत कुछ करना है, तो जैसे हम वार्तालाप करेंगे वो प्रफुल्ल सर, आपसे चूंकि आपका अनुभव है और आप तो लड़ाइयों में हिस्सा लेते रहे हैं और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चूंकि हम रक्षा पर ही बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम रणनीतिक मामलों पर भी जानकारी ले रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका की खींच इसलिए भी है क्योंकि डिफेंस डील जो एक बहुत बड़ी होने वाली थी, हमें अभी तात्कालिक तौर पर स्क्वाड्रन्स अपने बढ़ाने हैं। शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उनका F-35 ले नहीं रहे हैं और हमने बड़े ऑप्शंस उसमें भी बना लिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खींच का कारण है। क्या F-35 से इतर कोई भी डील सामरिक दृष्टिकोण से हमें उसी तरह से मजबूती देगा? देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात है। इस सवाल को जवाब देने से पहले आपको मेरे से ये पूछना चाहिए था कि हमारी ये स्थिति हुई क्यों? राइट, कि जब हम बिल्कुल 1947 के बाद 2025 में हम अभी ढूंढ रहे हैं। सही बात। क्यों? इसलिए हुई कि जैसे मैंने पहले बोला था, डॉक्ट्रिन नहीं है, हमने चिंतन नहीं किया। हमने आपको मैं फिर वापस 1947 में ले जाता हूँ बैकग्राउंड बताने के लिए। बैकग्राउंड ये था, जब अंग्रेजों का कमांडर जा रहा था 1947 में, जो ब्रिटिश ऑफिसर था आर्मी का, उसने कहा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ, नेहरू जी से सलूट करके उनसे विदाई लेता हूँ, एक कप कॉफी पीऊंगा और उनको थोड़ी 1-2 सलाहें देके सलाह चला जाऊंगा। तो वो गए, उन्होंने फाइल रखी, टोपी उतारी, कॉफी वॉफी पी। मैं जब पीने लगे तो उन्होंने कहा देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर सर, ये चाइना का ख्याल रखिए, ये बहुत बड़ी ताकत बन रहा है, तिब्बत में ये काम हो रहा है, ये हो रहा है और आपके पास 25 लाख फौज है, अगर वो उसको कम मत होने देना, आप सामना करना। तो नेहरू जी कहते हैं चाइना, बट चाइना इज माय फ्रेंड, व्हाई शुड आई, एंड बाय द वे हु रिक्वायर्स आर्मी, ये उनके शब्द हैं, हु रिक्वायर्स आर्मी, आई विल मेक डू विद पुलिस, मैं पुलिस से काम चला लूंगा। जब उस अंग्रेज ने ये सुना, उसने अपनी टोपी पहनी, सलूट किया और चला गया। कहता यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली, को समझा ही नहीं सकता, इस समझ आगे मैं बस कुछ बोल ही नहीं सकता। ये जब समझ होती है, तब आपके ऊपर सारा का सारा जो थिंकिंग होती है कि अरे हम पीस लविंग कंट्री हैं, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी इत्यादि इत्यादि, और लड़ना नहीं चाहिए इत्यादि, ये सारी की सारी जो फिल्मी बातें होती हैं, ये आपने ये यहाँ पे करनी शुरू कर दी। सिर्फ ये क्या हुआ, आपने कोई ना एयरक्राफ्ट बना, एक आपका HF-24 बना था जो मैंने फ्लाई किया था, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था, हाँ हाँ, बाय द वे ट्विन इंजन फाइटर, और उसका एयर फ्रेम मैक 2.6 क्लियर था, मतलब स्पीड से 2.6 गुना ज्यादा क्लियर था। अभी भी कोई जहाज की नहीं है, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने हमारे को उसको ग्राउंड करवाया। हम सारा रशिया से सामान लेते थे और जगह से सामान लेते थे। उन्होंने कहा आप अपने 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड करिए और हमारे जहाज लीजिए, MiG-23, हमारे HF-24
3 स्क्वाड ग्राउंड हो गए जो कि हमारे थे और उनको घास में खड़ा कर दिया गया 6 घंटे 5 घंटे जिन्होंने फ्लाई किया था जहाजों ने। और आपको फिर तो ये डॉक्ट्रिन जब नहीं होती तो आपने कुछ भी डेवलप नहीं किया, ना टैंक बनाते, ना टैंक का इंजन, ना एयरक्राफ्ट का इंजन। अब एलसीए बनाना शुरू किया है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसको रिवाइव किया। ये रिवाइव किया, डाउट, राइट। इसको फ्रॉड बोल रहे थे। तो ये सारा का सारा इस गेम के अंदर हमें अब देखना है कि कैसे अब हमको क्या करना है। तो हमारी स्थिति ये है, हम कुछ अभी बनाना शुरू किया है, अब कोई इंजन नहीं है हमारे पास। GE4 अमेरिका आपको धोखा दे रहा है, तो धोखा देगा। बिल्कुल। अब आप स्थिति धीरे-धीरे तगड़ी होती जा रही है, अब दुनिया भी खौफ खाने लगी है। अब अमेरिका ने हमको F-18 बेचना शुरू किया, हमने नहीं मना कर दिया, F-16 हमने मना कर दिया। और हमने उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए, हेलीकॉप्टर लिए, C-130 लिया, C-17 ग्लोबमास्टर लिया, जी। चिनूक लिया है, अपाचे लिया है, अपाची चार्ली लिया। लिया। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइटर एक इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है, इसमें बड़ा पैसा है। ये अपनी और सारी इकोनॉमी जो अमेरिका की चलती है, वो डिफेंस रिलेटेड मामलों चलती से है, चलती है। बिल्कुल। और वो सारी पॉलिटिक्स वर्ल्ड की, नेटो के साथ उनकी प्रॉब्लम है डिफेंस इंडस्ट्री के कारण, यूरोपियन यूनियन के साथ प्रॉब्लम है डिफेंस इंडस्ट्री। तो इसको लेकर आप अब ताकतवर बनोगे तो आप खड़े रहने के लायक होगे। तो जल्दी से जल्दी अब हमको चाहिए। तो भारत अब इस समय देख रहा है तो ट्रम्प बौखलाएगा क्योंकि हमने उसके F-35 मना कर दिए हैं। भाई F-35 सिंगल इंजन जहाज मैं क्यों फ्लाई करूं जब Su-57 ट्विन इंजन है मेरे पास और उसकी कोई परफॉर्मेंस F-35 की ऐसी ज्यादा नहीं है। सही और बात। ये स्टेल्थ बात करते हो, ये सब स्टेल्थ का मतलब होता है उसके रडार सिग्नेचर बहुत कम होगा और बड़ी देर में पकड़ा जाएगा। ये गलत बात है कि उसका रडार पे आता ही नहीं, ये गलत बात। राइट, राइट। तो ये आप उसका ये है कि बड़ा महीन सिग्नेचर होता है, बहुत देर बाद आता है, तो दुश्मन को रिएक्शन टाइम कम मिलता है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। और जो पहला स्टेल्थ फाइटर शूट डाउन हुआ था युगोस्लाविया में 1991-2 में जो लड़ाई हुई थी गल्फ के बाद युगोस्लाविया में, उसमें सबसे पहला जहाज था स्टेल्थ फाइटर F-117। एक रडार ने पिकअप किया था, P-18 रडार ने, प्रिमिटिव रडार ने पिकअप किया था। तो ये जो कहने की बातें होती है ना, इन पे मत जाइए। हाँ, फाइटर एयरक्राफ्ट में सुपरसोनिक क्रूज होना चाहिए, राइट। वो जरूर। उसका रेट ऑफ क्लाइंब, रेट ऑफ टर्न अच्छा होना चाहिए, सुपरसोनिक क्रूज होनी चाहिए, ये बात है। स्टेल्थ थोड़ा होता है, रडार एब्जॉर्बर पेंट लगा देके और थोड़ा एंगुलर बॉडी बना के स्टेल्थ हो सकता है, पर स्टेल्थ इज नॉट द रिक्वायरमेंट टू विन द वॉर। राइट, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत ही बड़ी बात कही कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से हम कोई वॉर नहीं जीत सकते। वो प्रफुल्ल बख्शी सर जैसे वायुवीर हैं, इनसे हम समय समय पर बात करते रहेंगे और बहुत मुश्किल से ये समय दे पाते हैं, चूँकि लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और इनकी विशेषज्ञता है। चूँकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वायुवीर हैं, एक ऐसे जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि समय की पाबंदी है सर, क्या आप देख रहे हैं कि निकट भविष्य में ऑपरेशन 2 जो पॉज्ड है 1 वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंदूर की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल। अब सिंदूर बंद कहाँ हुआ है? वही। सिंदूर इज ऑन। वो हम तो मौका ढूंढ रहे हैं। अब देखिए जब शेर शिकार करता है तो जरूरी थोड़ी जब आप कहो तो वो झपट्टा मारेगा। वो झपट्टा तब मारता है जब उसकी जरूरत होती है, तो उसको देखेगा किस तरीके से चाल चलेगा और जहां उसको मैक्सिमम फायदा होगा तब वो करेगा। हमारे तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान अभी इस टाइम पॉलिटिकल बैलेंस भी देख लें कि चाइना क्या कह रहा है, कब तक कहेगा। उसकी अभी जो बात आपने शुरू करी थी, मैं वहां उस बात पे ला रहा हूं। इस मीटिंग के बाद अब हमारे रवैये चेंज हो रहे हैं, तो हमको ये अब देखना है और हमको अब चाइना को वे करना है कि चाइना कितना सच्चा खराब उतर रहा है। ये नहीं कि हम हथियार डाल के चुप करके बैठ जाएंगे राइट, और अपनी राइट। देंगे। ना हम गलवान से फौजी हटाएंगे, ना हम अपने किसी बॉर्डर से फौजी हटाएंगे, फौजी वहीं रहेंगी। हाँ, चाइना ये सोच रहा है
कि वो अफगानिस्तान में अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले जा रहा है। वो सोच रहा है भारत मेरे साथ ज्वाइन करेगा। अब इसमें भारत को नीति अपनी देखनी पड़ेगी। भारत ने ये कह दिया है कि मेरे पीओके को ना टच करे, बाकी सब ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्या चाइना एडजस्ट करेगा? क्या पीओके के हिस्से से अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हटा के बीआरआई का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करेगा कि नहीं करेगा? अगर करता है तो प्राइम मिनिस्टर में हमारे जो हैं उन्होंने यही कहा है कि मेरे को ये पसंद नहीं है, हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा। तो इस बात पे सोच विचार कर रहे हैं। देखिए, हर बात पे सोच विचार फूँक-फूँक के तक कदम ले रहे हैं और वही लेंगे। तो हमें ये देखना है, जब ये सब बातें होंगी फिर देखेंगे कि अब सिंदूर 2 कब स्टार्ट होता है। अगर इसमें कोई दम नहीं है, ये लोग हमको धोखा देने वाले हैं, तो फिर हम उचित समय कार्रवाई देख के वही स्ट्राइक करेंगे कि हमें कहाँ करना है। बिल्कुल, लेट अस वेट एंड वॉच। चूंकि समय की पाबंदी है, प्रफुल्ल सर से हम समय समय पर दर्शकों बात करते रहेंगे। कोई सवाल हो तो इनसे जरूर पूछिए। हम अगले वीडियो में जब बातचीत करेंगे सर से तो हम इनसे उसका जवाब लेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज देश की खातिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वायुवीर जैसे लोग बख्शी सर जैसे इतने मुश्किल समय से अपने को बचा करके निकालते हैं, बताते हैं। आप और जब इसलिए बुलाइए, कोई फर्क नहीं है। देश की खातिर इनकी बात को शेयर कीजिए और प्लीज इसे लाइक कीजिए। और आगे फिर हम प्रफुल्ल सर से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे ढेर सारी, क्योंकि अभी वायुसेना के संदर्भ में बहुत सी बातचीत करनी है, हमारे कमांड कंट्रोल सिस्टम पर बहुत बातचीत करनी है। और सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे क्योंकि इनका अनुभव बहुत लंबा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद सर।